कैसे बनता है एक सीरियल किलर और आखिर इस काम की शुरुआत कैसे होती है, वो भी अमेरिका के एक सबसे बिजी शहर में जिसका नाम था न्यूयॉर्क। जब हम न्यूयॉर्क के बारे में सोचते हैं तो हम में से ज़्यादातर लोग बड़ी बिल्डिंग, अच्छा खाना और एक अच्छी लाइफ का इमेजिनेशन करते हैं। न्यूयॉर्क शहर एक बिल्कुल ही अलग शहर हुआ करता था उस टाइम पर, क्योंकि इस शहर में प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स का यूज़ करने वाले लोग बढ़ते जा रहे थे। मैनहट्टन इस टाइम पे इन एक्टिविटीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन था और इसके साथ असॉल्ट और मिसिंग लोगों के केसेस भी बढ़ते जा रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं रिचर्ड फ्रांसिस कोलिंगम के बारे में, एक अमेरिकन सीरियल किलर जिसने 100 से भी ज़्यादा औरतों को म्यूटिलेट किया, उसके बाद उन्हें मार दिया। इसमें से सिर्फ 11 औरतों का कन्फेशन उसने एक्सेप्ट किया। रिचर्ड का जन्म नवंबर 25, 1946 को हुआ था ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क में। ज़्यादातर लोगों के अकॉर्डिंग रिचर्ड का बचपन वाला फेस काफ़ी ज़्यादा अजीब था, जहां उसके पापा एक इंश्योरेंस ग्रुप के लिए काम करते थे, वहीं उसकी मम्मी एक होम मेकर थी। वो लोग वहां से सब अर्बन एरिया में शिफ्ट करते हैं न्यू जर्सी के पास। तब रिचर्ड सिर्फ 12 साल का था। उसे स्कूल में दोस्त बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उस टाइम पर। धीरे धीरे रिचर्ड का इंटरेस्ट कंप्यूटर में आने लग गया, जिसके बाद वो एक जॉब स्टार्ट करता है मेट्रोपॉलिटन शहर में, जहां उसके पापा वाइस प्रेसिडेंट थे। 1966 को उसे जॉब मिलती है एज कंप्यूटर ऑपरेटर, जहां उसकी कंपनी का नाम ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड था। वो वहां तब तक जॉब करता है जब तक उसे 1980 में अरेस्ट नहीं कर लिया जाता। रिचर्ड उस टाइम तक मैरिड हो चुका था और उसके 3 बच्चे थे। उसकी वाइफ का नाम जैनेट था। डेली मैनहट्टन से लोडाई, न्यू जर्सी ट्रैवल करता था। डेली ट्रैवल करने के दौरान रिचर्ड को लगता है उसे एक फ्लैट की ज़रूरत है मिड टाउन में, जिसका रीज़न वो अपनी वाइफ को ये देता है कि क्योंकि उसका लोड ज़्यादा हो रहा है, इसलिए उसे अपार्टमेंट लेने की ज़रूरत है। पर इस वजह से उसकी मैरिड लाइफ और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस टाइम पर रिचर्ड पे सिर्फ 2 क्रिमिनल केसेस थे जो कि बहुत ही माइनर से थे, जिसमें से एक था ड्रंक ड्राइव का केस और वहीं दूसरा था शॉप लिफ्टिंग का केस, जहां वो दुकान से चोरी करते हुए पकड़ा गया था। 1973 को चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं और रिचर्ड को चार्ज किया जाता है रॉबरी, असॉल्ट के क्राइम से, जिसमें उसने ये सब सेक्स वर्कर के साथ किया था, वो भी 1 से ज़्यादा बार। इन केस को पुलिस ने कुछ टाइम बाद हटा दिया। इस इंसिडेंट को करने के बाद चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। 1967 को रिचर्ड स्ट्राइक करता है अपने पहले विक्टिम पे और उसे मार देता है। उसकी पहली विक्टिम थी नैन्सी वोगेल। शुरू में नैन्सी को मिसिंग कंसीडर करते हैं, जहां लोगों के अकॉर्डिंग नैन्सी को आखिरी बार तब देखा गया था जब वो चर्च में बिंगो खेलने जा रही थी, जिसके 3 दिन बाद नैन्सी की बॉडी पुलिस को मिलती है, जहां उसकी बॉडी पे गला दबाकर मारने के मार्क थे। उसकी बॉडी रिचफील्ड पार्क के पास मिलती है। वो अपनी ही गाड़ी में मौजूद होती है उस टाइम पर। कोलिंगम अपने कन्फेशन में बताता है वो मेरे लिए मेनली साइकोलॉजिकल था, जहां वो किसी भी औरत से कुछ भी करवा सकता था, जो भी वो करवाना चाहे। ये बिल्कुल भगवान की तरह था, जहां लोगों की डेस्टिनी का कंट्रोल उसके हाथ में था। उसे ये कभी नहीं लगा था कि वो कभी पकड़ा जाएगा। रिचर्ड, जिसकी आदत थी अपने विक्टिम्स के बॉडी पार्ट को अलग करना, उसे मीडिया ने इसी वजह से नाम दिया था द टॉर्सो किलर। बीतते टाइम के साथ उसने अपने कन्फेशन में ये एडमिट किया कि वो 2 औरतों को होटल लेके जाता है और उन्हें वहाँ डराता है और उनका रेप करता है। उन्हें बांध देता है रात के टाइम पे, ताकि वो दोनों होटल रूम से बाहर ना जा सकें। उसमें भी वो ये एडमिट करता है
कि उसने उन दोनों औरतों को होटल के बाथटब में डुबाकर मार दिया होता है। उसके बाद उनकी बॉडी को माउंट पेल वुड्स में डंप कर देता है, जहां उनकी बॉडी मिलती है। डिटेक्टिव के अकॉर्डिंग जब वो क्राइम सीन पे पहुंचते हैं तो उनके अकॉर्डिंग ये क्राइम सीन सबसे ज़्यादा साफ क्राइम सीन था उनके अभी तक के एक्सपीरियंसेस के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पर एक भी जगह ब्लड का मार्क नहीं था, कहीं भी फिंगरप्रिंट नहीं थे। वहीं विक्टिम्स के कपड़ों को बहुत ही अच्छे से फोल्ड करके बाथटब के अंदर रखा गया था। इस इंसिडेंट के 10 साल बाद 5 मई 1980 को एक और सेक्स वर्कर मिलती है जो मर चुकी थी, जिसे सेम गला दबाकर मारा गया था और फिर बेड के नीचे स्टफ कर दिया गया था, जिसमें रिचर्ड ने इस औरत को एक जगह काटा भी था अपने दांतों से, जिसकी वजह से उस औरत की बॉडी पर एक बहुत बड़ा काटने का मार्क भी था। बाद में इस बॉडी को लिंक किया जाता है एक पिछले मर्डर से जो कुछ टाइम पहले ही हुआ था उसी सेम होटल में। 10 दिन बाद मई 15 को जीन रेनॉर मिलती है डेड, जिसके गले को कंप्लीटली काट दिया गया था और उसकी बॉडी में आग लगा दी गई थी। कुछ फायर फाइटर्स को ह्यूमन फ्लैश के जलने की स्मेल आती है, जिस वजह से पूरे होटल में धुआं भर जाता है और ये सिवेल होटल में होता है जो कि मैनहट्टन में था। इस टाइम पे होटल स्टाफ इस आदमी के नाम से बहुत ज़्यादा डरते थे और उनकी आंखों में इस आदमी का डर साफ देखा जा सकता था। इस इंसिडेंट के एक वीक बाद जब लोग अभी भी इस इंसिडेंट से रिकवर नहीं हुए थे, तभी होटल के एक स्टाफ को सुनाई देता है कि एक कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। ये रोने की आवाज़ थी लेस्ली एन ओडेल की, जो 18 साल की एक सेक्स वर्कर थी जो काम करती थी लेक्सिंगटन के एक कॉर्नर से। मई 22, 1980 में वो रिचर्ड के साथ जाने को तैयार हो जाती है $100 के लिए। साथ में होटल पहुंचते हैं। रिचर्ड उसे मसाज ऑफर करता है। वो इसके बाद एक नाइफ उसके गले पर पॉइंट करता है, उसके हाथों पर हैंडकफ्स लगाता है ताकि वो ज़्यादा हिल ना सके। इतने में लेस्ली को उनके गेट पे किसी के नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है। दूसरे साइड से होटल स्टाफ होता है जो समझ जाता है कि लेस्ली डरी हुई है और वो पुलिस को कॉल करके बुला लेता है। जैसे ही पुलिस आती है वो रिचर्ड को अरेस्ट कर लेती है, जो उस टाइम पर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। जब पुलिस रिचर्ड को पकड़ती है तो उस टाइम पर पुलिस को रूम से हैंडकफ्स, ड्रग्स और डक्ट टेप मिलता है, जिसके बाद पुलिस रिचर्ड को पास्ट में हुए इंसिडेंट से कनेक्ट करना स्टार्ट करती है और पुलिस रिचर्ड के अगेंस्ट एक सर्च वारंट लेके आते हैं। जब पुलिस रिचर्ड के घर पे जाते हैं सर्च वारंट को लेकर के, तो उन्हें रिचर्ड के घर पे कई सारी हैरान कर देने वाली चीजें मिलने वाली थी। इसमें सबसे पहले आता है उसके विक्टिम का अपार्टमेंट का चाबी, जो उसने अपने कलेक्शन में बहुत ही संभाल के रखा होता है। रिचर्ड ने जेन रेनर का नेकलेस भी अपने कलेक्शन में रखा था, जिसे पुलिस अल्टीमेटली कोर्ट में उसके अगेंस्ट यूज करने वाली थी। रिचर्ड के ट्रायल के दौरान रिचर्ड को 172 ईयर्स से लेकर के 197 ईयर्स तक की सजा सुनाई जाती है, जो उसे न्यू जर्सी में बितानी थी। उस टाइम पर रिचर्ड को स्टेट प्रिजन में रखा गया था। 2017 में जेनिफर वाइस रिचर्ड से दोस्ती करती है प्रिजन में, जब वो उसे कई सारे लेटर्स पे लेटर्स लिखती है, जिसमें से कई लेटर्स में वो इमोजी का भी यूज करती है ताकि वो उसका अटेंशन अपने तरफ कर सके। इन लेटर्स को लिखने के बाद रिचर्ड भी उसे कई सारे लेटर्स उसके रिप्लाई में लिखता है। वाइस कोई और नहीं, वो वही लड़की थी जो रिचर्ड के 4th विक्टिम की बेटी थी, जिसका नाम था डीडा। डीडा भी टाइम स्क्वायर पे ही एक होटल में 1979 में मरी हुई मिली थी, जिसे रिचर्ड ने ही मारा था। कुछ टाइम मिसिंग रहने के बाद रिचर्ड ने इसकी बॉडी को भी डंप कर दिया था। वाइस उसे कई बार जेल में मिलने भी जाती है
कोलिंगम के अकॉर्डिंग उसे नहीं पता था कि उसे क्या कहना चाहिए या कैसे कहना चाहिए। वो कहता है कि वो सिर्फ वही बता सकता है जो उसके दिल में है और वो प्रे करेगा कि लोग उसकी बताई हुई बात पे भरोसा करें। जो भी उसने किया उसके लिए वो बहुत सॉरी फील करता है और उसे इस चीज़ को करने का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। वाइस इस पे कहती है उसे पता है कि उसे क्या चाहिए और इस चीज़ को उसने बहुत ही क्लियरली रिचर्ड के सामने रखा है। रिचर्ड को वो कहती है कि वो अपनी फ्रेंडशिप उसे दे रही है एक्सचेंज में, ताकि रिचर्ड उसे जो भी उसने क्राइम किया उनकी डिटेल वो उसे बता सके। वाइस के अकॉर्डिंग खुद के बारे में बहुत ज़्यादा केयर करता था और इवन उसे उन चीज़ों की भी काफ़ी ज़्यादा केयर थी जिनकी उसे ज़रूरत थी। अभी भी लोगों से आगे जाना चाहता है, उन्हें जीतना चाहता है और कई बार उन्हीं लोगों को चीट भी करना चाहता है। अब भी चीज़ों को चुराने का मन करता है और वो अपने डे टू डे लाइफ में अभी भी चार्ज लेना चाहता है अपनी चीज़ों को लेकर के। वाइस का मिशन इस टाइम पर ये था कि उसे हर हालत में डिस्कवर करना था कि रिचर्ड ने माँ का सर आखिर कहाँ बरी किया है। वो बाद में बताता है कि उसने वॉशिंगटन ब्रिज के नीचे उसकी माँ का सर फेंक दिया था, पर इन्वेस्टिगेशन जब होती है तो उस टाइम पर पुलिस वाले बहुत ट्राई करते हैं उस ब्रिज के नीचे, पर उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। वाइस के अकॉर्डिंग रिचर्ड ने जो भी किया उस चीज़ का मैग्नीट्यूड बहुत ही ज़्यादा है। जब उससे पूछा जाता है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है तो वो इस पर कहती है कि वो जो भी कर रही है अपनी माँ के लिए कर रही है, जिसने अपनी बेटी खो दी, और क्योंकि वाइस ने भी अपनी माँ खो दी थी। वाइस के अकॉर्डिंग चीज़ें तब ख़त्म होना स्टार्ट हुई जब रिचर्ड को लगा कि वही भगवान है। वाइस अपने इंटरव्यू में कहती है कि वो अभी भी रेस्ट नहीं करेगी जब तक वो ये ना पता लगा ले कि आखिर में रिचर्ड ने उसकी माँ के सर को कहाँ डंप किया है। ये कहती है कि जो वो कर रही है उसे पता है कि वो क्यों कर रही है और वो आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखेगी। और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर you like our video, subscribe to our channel and hit the bell icon.